Hello guys, welcome back to my channel. My name is Prachi Tegriwal and I hope you all are doing good. So friends, as you know that this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labour Welfare Code 55 and also for those who are preparing for other public sector examinations in Human Resource Management. So what we are going to do today is we will discuss an important labor law, that is the Interstate Migrant Workmen Regulation of Services and Condition रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। राइट, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की बात करते हैं तो बेसिकली इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कौन होते हैं कि अभी सपोज करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में जो है किसी एस्टेब्लिशमेंट में कोई रिक्वायरमेंट है वर्कमैन की और वहाँ पे लोकल एरिया से नहीं अरेंज हो पा रहे, तो यही एस्टेब्लिशमेंट यही लोग क्या करते हैं, ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारे लिए वर्कमैन का जुगाड़ करके दो, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है दूसरी जगह से दूसरे स्टेट से काम करने के लिए वर्कमैन को लेकर के आते हैं। तो ये जो वर्कमैन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करते हैं, राइट, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। तो ये तो काफी समय से होता जा रहा है। तो होता क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर इनको लेकर आता था बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ, राइट, कि उनको एक अच्छी वेजेस मिलेगी, अच्छी मतलब कंडीशन होगी सर्विसेज की, वहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होगा वर्क एनवायरनमेंट, लेकिन उसमें से कुछ ही प्रोमिसेस शायद फुलफिल हो पाते थे क्योंकि उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, उनसे एक्स्ट्रा जो है टाइम जो है एक्स्ट्रा काम कराया जाता था, राइट। तो इस तरह से उनका बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते थे। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये इस एक्ट को जो इसका एसेंट मिला वो मिला था इसको 11 जून 1979 को, बट अगर हम लोग इन्फोर्समेंट की बात करें तो ये एक्ट जो आया 2 अक्टूबर 1980, राइट, 2 अक्टूबर 1980 को इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया, राइट। तो इसमें क्या है, द एक्ट एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है उनके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट किया जा सके, राइट, एक प्रॉपर जो है दिशा दिया जा सके, एक प्रॉपर उसके लिए क्या करें, एक रूल्स और रेगुलेशन सेट किया जा सके सो दैट कि उनके एक्सप्लॉयटेशन को जो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट, and to provide for their conditions of service and matter connected therewith। और उससे जुड़ी हुई अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस चीज़ों को सॉल्व किया जा सके, राइट। तो पूरा मतलब मेन फोकस यही है कि जो उनके कंडीशन है, राइट, जो काम जो वर्क इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके सो दैट कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इस एक्ट का पूरा एम इस पे आता है, फाइन। ये जो एक्ट है दैट वाज मेड एप्लीकेबल टू ऑल द एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेटिंग ऑल ओवर द कंट्री and both the central and state government were authorized to enforce it in their respective jurisdiction। तो अभी ये पूरे हमारे देश में लागू हुआ और इसमें जो भी आपके मतलब जिसके ज्यूरिडिक्शन में ही आता है, जैसे अगर वो स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे इसको रखा जा रहा है, जहाँ पे उस माइग्रेंट वर्कमैन को रखा जा रहा है, वो जिसके भी ज्यूरिडिक्शन में आ सकता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में भी आ सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में आ सकता है, और उससे जुड़े हुए फैसले कौन लेगा, वही रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट लेगी, फाइन। इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें चैप्टर्स की तो इसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें 36 सेक्शंस हैं। बट जैसे कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सो दैट कि कम से कम टाइम में हम लोग अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकें, फाइन। तो 7 चैप्टर्स और 36 सेक्शंस इस लॉ इस एक्ट में आपके बने। अभी हम लोग इसके प्रिलिमिनरी की बात करें तो अभी जैसे हमने बात की कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे ये देश में आपका लागू हुआ।
It shall come into force on such date at the central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this act. ठीक है, तो इसको मतलब लागू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी एक नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गैजेट में, और जो भी प्रोविजंस लेकर के आने होते हैं, ठीक है, जो भी चीजें लेकर आनी होती है उसके लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उसके बाद इसको जो है वहाँ पे उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में या पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब ये हमें ये देखना है कि किस तरह की जगह पे अप्लाई होता है, यानी कि कहाँ पे ये एक्ट जो है मान्य होगा। तो टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 5 or more interstate migrant workmen are employed or who were employed on any day of preceding 12 month, राइट। मान लीजिए अगर हम लोग आज से कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमें आज ये लागू करना है तो हमें ये देखना होगा कि इसके पहले के जो 12 महीने हैं, ठीक है ना, इस 12 महीने पे में 5 या उससे ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन ने काम किया हो, राइट। अगर उन्होंने एक भी दिन काम कर लिया तो फिर क्या होगा कि वहां पे ये एक्ट लागू हो सकता है। फाइन। To every contractor who employs or who employed 5 or more interstate migrant workmen on any day of the preceding 12 months, ठीक है। तो हम लोग उस एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, मतलब हम लोग ने पहले पॉइंट में क्या बात की कि कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे पिछले 12 महीने में एक भी दिन अगर 5 या उससे ज्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन ने जो है काम किया है तो वहां पे ये एक्ट लागू होगा, या ये उस कॉन्ट्रैक्टर पे भी मतलब वहां पे भी लागू हो सकता है जिसने 5 या उससे ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को काम पे रखा है पिछले 12 महीने में, ठीक है ना। अभी से अगर मान लीजिए अभी एक्ट हमको लागू करना है तो उसके पिछले जो प्रेसिडिंग 12 मंथ से पिछले 12 महीने उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसमें अगर एक भी दिन ऐसा हुआ है कि 5 या उससे ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन ने काम किया है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम किया है तो वहां पे या उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट जो है लागू होगा। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि किस पे अप्लाई होता है। तो आपको याद होना चाहिए ऐसे एस्टेब्लिशमेंट या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पे जिसने मतलब जिस पे 5 या उससे ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन से काम कराया है पिछले 12 महीने में, राइट। अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो ये डेफिनेशन समझने के बाद जो आगे के आपके एक्ट के प्रोविजंस हैं वो इजी हो जाते हैं समझने में। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका आता है जो कि सेक्शन 2A में डिफाइंड है, राइट। सेक्शन 2A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है डिफाइंड है। तो आजकल ये सारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब सेक्शंस आपके काफी सारे पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करें, इनके जो सेक्शंस हैं इसको आप अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिए, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तो आराम से आपके मार्क्स उसमें बन सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, हमने बहुत सारे मतलब अपने सारे लॉज में अप्रॉक्स ये सारी चीजें पढ़ी हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट in relation to an establishment pertaining to any industry carried on by or under the authority of the central government or pertaining to any such controlled industry as may be specified in the behalf of the central government, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर वो अथॉरिटी में आती है, राइट, तो वहां पे क्या होगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो आ रही है एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी रेलवे, कंटेनमेंट बोर्ड, मेजर पोर्ट, माइन और ऑयल मिल, ठीक है। तो ये जो हम चारों देख रहे हैं, रेलवे है, कंटेनमेंट बोर्ड है, मेजर पोर्ट है, माइन है या ऑयल फील्ड है, ठीक है, तो इनके लिए भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। इन रिलेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी मतलब कंपनी है तो उसके लिए भी कौन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। यानी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आ रही है, राइट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आ रही है, या रेलवे है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है, इसके अलावा बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये सारे चीजों के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। लेकिन उसके अलावा जो भी आपके बचते हैं,
जो भी और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट बच रहे हैं जहाँ पे ये आपका एक्ट लागू हो रहा है, वो कौन, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन विच दैट अदर एस्टैब्लिशमेंट इज सिचुएटेड, जहाँ पे वो एस्टैब्लिशमेंट जो है रहेगी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में समझे, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, बाकी सब जितने भी बचे जहाँ पे भी एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 2A में, राइट। अब कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका डेफिनेशन है सेक्शन 2B में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? मीन्स who undertakes to produce given results for the establishment through contract labor or who supplies contract labor for any work of the establishment. He may work as an independent contractor, agent employee or otherwise, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, यानी जो भी एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ के एम्प्लॉयर ने कहा कि ठीक है तुम्हें मेरा ये काम करा के देना है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनका ये काम होता है, मतलब कि वो जो रिजल्ट मांगा है एस्टैब्लिशमेंट ने, राइट, वो रिजल्ट दे। अब ये वर्कमैन कहाँ से जुगाड़ करते हैं, ये इनकी बात है। तो यही लोग क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कहला सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एजेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट रिजल्ट मांग रही है उस रिजल्ट के लिए ये लोग वर्कमैन को अरेंज करके दे, फाइन। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो सेक्शन 2A में हम लोग ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर ली, सेक्शन 2B में हम लोग ने कॉन्ट्रैक्टर की बात कर ली। अब हम लोग सेक्शन 2C की ओर मूव करते हैं। तो 2C में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्या, एक ऐसी इंडस्ट्री है, मीन्स एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू द एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। जो मतलब ऑलरेडी यूनियन ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि जो भी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरेस्ट में के लिए काम करती है वो क्या कहलाती है? वो कंट्रोल इंडस्ट्री कहलाएगी, राइट। तो जो भी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है वो क्या कहलाती है? कंट्रोल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। फिर सेक्शन 2D की बात करते हैं। सेक्शन 2D में एस्टैब्लिशमेंट, अभी हम लोग तब से एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि इस एस्टैब्लिशमेंट पर लागू होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट में ये होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब हुआ कि एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, कोई भी ऑफिस या डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी का हो वो एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगा। एनी प्लेस वेयर एन इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन, ठीक है। जहाँ पे किसी तरीके का काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री है, वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी ऑन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगा, राइट। अब वो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी का भी हो सकता है, फाइन। तो 2D में एस्टैब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2E की बात करते हैं। तो सेक्शन 2E में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की बात हो रही है। मीन्स एनी पर्सन हु इज रिक्रूटेड बाई और थ्रू, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर। जैसे हमने पहले भी बात की ना कि कॉन्ट्रैक्टर इनको क्या करता है? रिक्रूट करता है इन वन स्टेट, ठीक है, एक स्टेट में रिक्रूट करता है अंडर एन एग्रीमेंट और अदर अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, राइट। अब इसका क्या काम है कि ये एक जगह से, एक स्टेट से उठा के दूसरे स्टेट में इनको रिक्रूट कर रहा है और उसके लिए वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट करके उनको देता है, राइट। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी को भी उठाया और भेज दिया, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्ट उस पर पूरा लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, एक पूरे रूल्स रेगुलेशंस और प्रोविजन सेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी जो है वो तैयार किया जाएगा, फाइन। This recruitment can happen whether with or without the knowledge of the principal employer in relation to such establishment. अब इसके बारे में क्या है कि ये प्रिंसिपल एम्प्लॉय के नॉलेज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये फैसला लेने का काम किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि वो कहाँ से उनको अरेंज करेगा,
फाइन। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन क्या हो गए, सेक्शन 2E में डिफाइन किए जाते हैं। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाता है, इनसे काम कराता है और इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट मतलब एग्रीमेंट के थ्रू और एक प्रॉपर अरेंजमेंट करा के लेके जाता है। फाइन, तो वो होता है आपका इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। सेक्शन 2G की बात करते हैं जिसमें कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है, इन रिलेशन टू एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, द हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी है तो वहाँ के लिए कौन होगा, वहाँ का HOD जो है उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। फाइन, अगर हम लोग फैक्ट्री की बात करते हैं, अगर फैक्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ का ओनर या ऑक्यूपायर, ठीक है, जो भी फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर होगा, एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, हमने गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी की बात की तो वहाँ का हेड HOD जो है क्या होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। अगर हम लोग फैक्ट्री की बात करते हैं तो जो भी उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है या ओनर है, ठीक है ना, और जिसका नाम एज अ मैनेजर जो है रजिस्टर किया गया किसमें, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो वहाँ का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। अगर हम लोग माइन की बात करते हैं तो द ओनर और एजेंट ऑफ द माइन एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ द माइन। ठीक है, माइन के केस में भी वही चीज होता है, जो भी उसका ओनर होता है या एजेंट होता है या जो भी एज अ मैनेजर अपॉइंटेड है, राइट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो वहाँ का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। बाकी अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो अगर दूसरे स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो जो भी वहाँ का सुपरविजन देख रहा है या जो भी वहाँ का कंट्रोल ले रखा है वो क्या कहलाता है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। राइट, तो यानी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के केस में HOD, फैक्ट्री और माइंस के केस में उसका ओनर या ऑक्यूपायर एजेंट या जो भी एज अ मैनेजर रजिस्टर है। और दूसरे स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जिसके अंडर में भी सुपरविजन और कंट्रोल आ रहा है वो वहाँ का क्या होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। राइट, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट हमारी डेफिनेशन है, सेक्शन 2J की बात करते हैं जिसमें वर्कमैन को डिफाइन किया गया है। तो वर्कमैन क्या है, मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जिस पर्सन को एम्प्लॉय किया गया है, राइट, अभी ये काम क्या हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है, सेमी स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल जो है वर्क भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हायर क्यों किया जा रहा है, किसी भी रिवॉर्ड के लिए, राइट, ऐसे नहीं रख रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बस लाके उनसे काम करा रहे हैं, उनको कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं बदले में, तभी तो वो वर्कमैन होंगे। वेदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक्सप्रेस और इम्प्लाई, ठीक है ना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स जो है एक्सप्रेस किए गए हैं। ठीक है, कि क्या क्या काम के लिए मतलब रखना है, क्या क्या गाइडलाइन से ये सारी चीजें प्रोवाइड वहाँ पे की गई हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वर्कमैन कहलाता है, यानी कि वो वर्कमैन किसी भी चीज के लिए, यानी टेक्निकल, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड चीजों के लिए हायर किया जा सकता है, जो सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल पोस्ट के लिए काम कर रहा है, राइट, और वो काम कर रहा है किसी भी रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, फिर अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन नहीं आता, मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो इसमें कौन कैलकुलेट नहीं होता वर्कमैन में, तो हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जो भी मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए जिसको मिलेगा, ठीक है, तो वो इसमें वर्कमैन नहीं कहलाएगा, राइट, क्योंकि वो भी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो वर्कमैन नहीं कहलाएंगे। Who being employed in supervisory capacity draws wages exceeding 500 rupees, ठीक है ना, per mention or exercise either by the nature of the duties attached to the office or by the reason of the power vested in him functions mainly of a manager nature। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि मैनेजर नेचर के किसी तरह के काम में एम्प्लॉयड है और जिसको 500 रुपए से ज्यादा वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, हर एक एक्सरसाइज के या हर एक प्रोजेक्ट के, राइट, तो वो क्या है, वो भी वर्कमैन नहीं कहलाएगा।
ठीक है। जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल पोस्ट पे है, रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, वो सब वर्कमैन होते हैं। लेकिन अगर वो मैनेजर पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं या 500 रुपया उससे ज़्यादा कमा रहे हैं अपने हर एक प्रोजेक्ट या एक्सरसाइजेस के लिए, तो वो लोग वर्कमैन नहीं कहलाते। फाइन। तो ये किस में है? सेक्शन 2J में। तो हमने जो है अपना सारा सेक्शन पढ़ लिया, मतलब अपने हमने प्रिलिमिनरी डिस्कस कर लिया, डेफिनेशंस जो है उसमें डिस्कस कर ली सेक्शन 2 में, राइट। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि देखो, अब वो जो माइग्रेंट वर्कमैन है, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है काम करने के लिए। तो वो जहाँ जा रहा है काम करने के लिए, मतलब जिस एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाला है, अब किसी भी रैंडम एस्टैब्लिशमेंट में तो उसको नहीं भेज देंगे, तो इस एस्टैब्लिशमेंट का एक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, राइट। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका क्या मतलब प्रोसीजर होता है, कि सेक्शन में इसको क्या प्रोविजंस दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। तो यहाँ पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा, राइट। अब ये रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन जो है अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और ये सेक्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रखने के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा, और रजिस्टरिंग ऑफिसर को कौन रखेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है ना। और ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? सारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और मतलब आपकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मतलब अथॉरिटी में आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी में एस्टैब्लिशमेंट आ रही है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और बाकी सबके लिए स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, और वही रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। अब यही रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करता है? एस्टैब्लिशमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करता है। अब ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? ठीक है, ये हम लोग सेक्शन 4 में बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 में इसके लिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट तो एम्प्लॉयर की है, राइट। तो वो एम्प्लॉयर क्या करेगा? वो एक एप्लीकेशन बनाएगा, राइट, और ये एप्लीकेशन इसी रजिस्टरिंग ऑफिसर को भेजेगा। अब ये रजिस्टरिंग ऑफिसर दो चीजें देखेगा, अगर ये कंप्लीट है एप्लीकेशन, राइट, तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट है तो वो एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा, और 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको भेज देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दे देगा, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन भेज रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर को, और रजिस्टरिंग ऑफिसर देख रहा है कि ठीक है एप्लीकेशन जो है फाइनल है, मतलब पूरी भरी हुई है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद 30 दिन के अंदर उसको, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एप्लीकेशन भेज रहा है, ठीक है ना, इसकी 3 कॉपी भेजेगा फॉर्म 1 में बना के। देखिए ये मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये फॉर्म 1 में बनेगा, और ये एक प्रॉपर फीस के साथ जो है जमा किया जाता है रजिस्टरिंग ऑफिसर को, ठीक है ना। और ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, अभी हमने देख लिया कि एप्लीकेशन कंप्लीट है। अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और ये जो एप्लीकेशन है ये वापस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का क्या काम है कि वो 3 कॉपी बना के फॉर्म 1 की रजिस्टरिंग ऑफिसर को भेजेगा एक प्रॉपर फीस के साथ, ठीक है ना। और ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, अगर वो देखता है कि अगर इनकम्प्लीट है इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से उसमें फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो एप्लीकेशन वापस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दे देगा। अगर इसमें कंप्लीट है तो वो एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको दे देगा? ये दे देगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस पे वो बना के देगा? ठीक है, तो वो फॉर्म 2 पे बना के देगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म 1 पे जाएगी, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 पे वापस आएगा,
राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके रूल्स में आता है, ये इस एक्ट से जुड़े हुए रूल्स हैं उसमें ये आता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन फॉर्म 1 में जाता है और जिसकी 3 कॉपियाँ जाती हैं और फॉर्म 2 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के मिलता है, ठीक है ना। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये फॉर्म 3 में आपका क्या किया जाता है, वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप एक छोटा मोटा अपने दिमाग में आप रखेंगे तो कभी क्वेश्चन सामने आ भी गया तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मोर और लेस अगर हम लोग बात करें ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो हमने पढ़ा है ना उसी की तरीके का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपके सेक्शंस नंबर में आ रहा है और कुछ चीज़ों में डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपने उसको पढ़ लिया तो आप इसको भी समझ लोगे, इसको पढ़ लिया तो उसको भी समझ लोगे, राइट। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमने यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन की तो बात कर ली, लेकिन क्या हो कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसको ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्स और फिगर्स मुझे प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है ना, वो गलत थे, किसी भी तरीके की वहाँ पे धांधली की गई है, राइट, या किसी भी तरीके के एक फैक्ट फिगर्स को छुपाया गया है, सप्रेस किया गया है, तो उस केस में क्या होगा। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग इस केस में रिवोकेशन होगा रजिस्ट्रेशन का, यानी जो रजिस्ट्रिंग सर्टिफिकेट उसको दिया गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उसको रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, इफ द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड either on reference made to him in this behalf or otherwise that the registration of any establishment has been obtained by misrepresentation or suppression of any material fact, ठीक है। हमने अभी एक चीज बोला कि अगर उसको ये पता चलता है कि ठीक है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया गया है वो किसी तरीके के फैक्ट्स और फिगर्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है या दबाया गया है, तो इन दैट केस, ठीक है, फिर that for any other reason the registration has become useless or ineffective and therefore requires to be revoked, the registering officer may, after giving an opportunity to the principal employer of the establishment to be heard and with the previous approval of the appropriate government, revoke the registration, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा वो, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी देगा, राइट, कि भाई तुम अब आओ और अपनी बात रखो, अगर हमें समझ में आता है कि ठीक है तुम्हारा रीजन जेन्युइन था, ठीक है, तो फिर इन दैट केस क्या होगा, ये भी उसको कंसीडर किया जा सकता है कि रिवोक नहीं किया जाए, अदरवाइज एक अप्रूवल लेके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से उसको रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है ना, उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दिया जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, रजिस्टरिंग ऑफिसर ने देखा कि कोई भी फैक्ट्स फिगर्स जो है मिसरिप्रेजेंट किए गए, ठीक है, सप्रेस किए गए हैं, तो उसको ये लगा कि जिस काम के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया वो काम हुआ ही नहीं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कि तुम आओ अपनी बातें रखो कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद एक अप्रूवल लेके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है यानी रिवोक कर सकता है, फाइन। और ये किस में है, ये सेक्शन 5 में। सेक्शन 3 में हमने बात की रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की, सेक्शन 4 की अगर सेक्शन 4 की बात करें तो वहां पे बात हुई कि कैसे रजिस्ट्रेशन करा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट का, और सेक्शन 5 में हमने बात की रिवोकेशन का, रजिस्ट्रेशन का, कि अगर वहां पे कोई धांधली हुई है तो कैसे रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में। और ये रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को काम पे रखना है, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिसमें क्या मना किया गया है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज शैल एम्प्लॉय इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इन द एस्टैब्लिशमेंट अनलेस अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट इशूड अंडर दिस एक्ट इज इन फोर्स, ठीक है। तो
ये जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, इसके बिना कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अपने अंडर जो है किसी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन से काम नहीं करा सकती, ठीक है ना। अदरवाइज ये क्या होगा, ये आपका प्रोविजन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट में जाकर के वो ऐसा नहीं है कि उसको सर्टिफिकेट मिला नहीं और वो काम कराना शुरू कर रही है, उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ही वो काम करा सकती है, राइट। सेक्शन 6 में इसके लिए प्रोविजन बना हुआ है, ठीक है ना। अब हमने पूरी बात कर ली एस्टैब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन की, कि कैसे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, फिर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर से कैसे एप्लीकेशन दे करके सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट में अगर फैक्ट्स और फिगर्स वैलिड नहीं है तो कैसे उसका रिवोकेशन हो सकता है, सर्टिफिकेट के एब्सेंस में कैसे नहीं रखना है किसी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को, राइट। तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई बात हुई, जहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन से काम हम लोग कराने वाले। लेकिन जो काम कराने वाला यानी कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना, उसकी भी एक लाइसेंसिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए भी एक प्रोविजन आपका है लाइसेंसिंग का, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग होती है। अब कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग करनी है तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए एक लाइसेंसिंग ऑफिसर लगेगा। अभी लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है अपॉइंट करेगी। और एक बात और ध्यान में रखना है, ये लाइसेंसिंग ऑफिसर शुड बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। कोई भी हम लोग किसी को भी नहीं बना सकते, यहाँ पे ये जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है उसको एक गवर्नमेंट ऑफिसर होना जरूरी है। ये किस में दिया है, ये आपके सेक्शन 7 में इसका प्रोविजन है, राइट। और ये लाइसेंसिंग ऑफिसर ही कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, राइट। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 8 में क्या प्रोविजन है, लाइसेंसिंग ऑफिसर हैविंग जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू द एरिया वेयर इन द रिक्रूटमेंट इज मेड और द एरिया वेयर द रिक्रूटमेंट इज टू बी डन प्रोवाइड्स द लाइसेंस टू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जैसे हमने अभी रजिस्ट्रेशन के टर्म में पढ़ा कि जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो जाए वो एस्टैब्लिशमेंट काम नहीं करा सकती, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर भी काम नहीं करा सकता जब तक उसको लाइसेंस ना मिल जाए, राइट। और ये लाइसेंस उसको कौन देगा, लाइसेंसिंग ऑफिसर देगी, और लाइसेंसिंग ऑफिसर देगा। और लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन होगा, जिसको भी मतलब जिसके भी जुरिडिक्शन में वो आ रहा है। सपोज करते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में वो एस्टैब्लिशमेंट आ रही है जहाँ पे लोगों को रखना है काम के लिए, या वो जो है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आ रही है, राइट। हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात की ना, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, राइट, उसके मतलब कौन से हम लोग पहले ये देखेंगे कौन से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में वो एस्टैब्लिशमेंट आ रही है, और वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसको लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है, और उसी लाइसेंसिंग ऑफिसर से लाइसेंस जो है कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, राइट। लाइसेंस सिंपल टर्म में समझे तो लाइसेंस कौन देता है, लाइसेंसिंग ऑफिसर देता है। लाइसेंसिंग ऑफिसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो हम ये देखेंगे कि जिस एस्टैब्लिशमेंट में इंटर स्टेट वर्कमैन को भेजना है वो किसके जुरिडिक्शन में आ रही है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आ रही है, उन्होंने किसको लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है और उससे लाइसेंस मिलेगा एक कॉन्ट्रैक्टर को, फाइन। सेक्शन 9 की बात करते हैं, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंस कैसे मिलता है, द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस नीड्स टू बी सबमिटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म, एक प्रॉपर एप्लीकेशन जो है भेजेगा कॉन्ट्रैक्टर, जो है एक प्रॉपर एप्लीकेशन भेजेगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म उसके लिए बना हुआ है। और ये किस में है प्रिस्क्राइब फॉर्म, फॉर्म 4, ठीक है ना। ये मैं आपको फॉर्म का नाम इसीलिए बताते जा रही हूँ ताकि आप उसको ध्यान में रखिए। तो ये फॉर्म 4 में क्या भेजिएगा, डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट की वो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है, वहाँ पे क्या काम होता है, नेचर ऑफ प्रोसेस, ऑपरेशन ऑफ वर्क फॉर विच इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन आर टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है। किस तरह के काम के लिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स जो है फॉर्म 4 में भर करके कौन भेजिएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर भेजिएगा लाइसेंसिंग ऑफिसर को, ठीक है। फिर क्या होगा, licensing officer will grant the license after thorough investigation.
जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है वो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद जो है लाइसेंस ग्रांट करेगा। दिस लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम एंड विल हैव टू रिन्यू टाइमली। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता, इसको टाइम टू टाइम रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक प्रॉपर टाइम लिमिट के लिए मिलता है। ठीक है, तो लाइसेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे रजिस्ट्रेशन में हो रहा था सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है फॉर्म 4 में सारे डिस्क्रिप्शंस को फिल करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन क्या है, क्या काम वहाँ पे हो रहा है, किस तरह के काम के लिए इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रखा जा रहा है, और ये सारी डिटेल भर के लाइसेंसिंग ऑफिसर को भेजेगा। और लाइसेंसिंग ऑफिसर पहले एक इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन जैसे ये हो सकता है कि हाँ कि कहीं वो माइनर तो नहीं है, ठीक है, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है, या कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहा, कोई ऑफेंसिव, ठीक है, कोई ऑफेंसिव तो नहीं है वो, या कहीं ऐसा तो नहीं फीस नहीं डिपॉजिट की गई। तो इस तरह के कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर को। और ये लाइसेंस एक टाइम पीरियड के लिए आता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड के लिए आता है, और जैसे ही वो टाइम ओवर होगा तो उस समय फिर उसको रिन्यू कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 7 में लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है। सेक्शन 8 में क्या क्या कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग में के लिए, और सेक्शन 9 में है कि लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। राइट, तो ये चीजें आपको एकदम मन में बैठा लेनी है, बहुत ईजी है, आप पढ़ोगे 2-4 बार तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे रजिस्ट्रेशन जो है खारिज किया जा सकता है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट का करके कि अगर फैक्ट्स और फिगर्स गलत हैं, तो उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्टर को भी लाइसेंस दिया गया है, ठीक है ना, उसका भी रिवोकेशन किया जा सकता है, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। राइट, अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं। किस बेसिस पे क्या देखा जा रहा है कि इफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड either on a reference made to him in this behalf or otherwise that a license granted under section 8 has been obtained by misrepresentation और suppression of any material fact। अगर उसको लगता है कि जो भी facts और figures हैं उनको misrepresent किया गया है, suppress किया गया है, तो in that case क्या कर सकता है वो, उसमें रिवोकेशन कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है। द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस हैज विदाउट रीजनेबल कॉज, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जिसको लाइसेंस दिया गया है बिना किसी कारण failed to comply with the conditions subject to which the license has been granted or has contravened any of the provisions of this act or the rules made thereunder, then without prejudice to any other penalty to which the holder of the license may be liable under this act, the licensing officer may, after giving the holder of the license an opportunity to be heard, revoke or suspend the license or forfeit the security furnished by him under the provision or any part thereof and communicate the order to the holder of the license। ठीक है, सिंपल टर्म में इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मतलब लाइसेंसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि जो भी फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट किए गए लाइसेंस लेने के लिए वो गलत थे, किसी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, या ऐसा लगा कि जिस कारण से लिया गया, मतलब जिस कारण से लाइसेंस लिया गया उसको फुलफिल नहीं किया गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है ना, उसको सुनने के लिए लाइसेंस होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके बाद, ताकि वो रख सके, और उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि क्या उसको रिवोक कर दिया जाए यानी खारिज कर दिया जाए लाइसेंस को, या सस्पेंड कर दिया जाए, और वो चाहे तो जो भी सिक्योरिटी जमा की गई थी, ठीक है ना, लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए उसको भी जब्त कर सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें वो कर सकता है अगर उसको लगता है कि फैक्ट्स और फिगर्स गलत थे। ठीक है, subject to any rules that may be made in his behalf, the licensing officer may vary or amend a license granted under the section 8। ठीक है, अगर वो मान लो सपोज करते हैं कि रिवोकेट नहीं कर रहा या सस्पेंड नहीं कर रहा, तो उसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, यानी उसमें चेंजेस भी वो लेकर के आ सकता है। राइट, तो उसमें कुछ भी कर सकता है, वो सस्पेंड भी कर सकता है, अमेंडमेंट भी ला सकता है, रिवोक भी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक उसमें फैक्ट्स फिगर्स को छुपाया गया है, ठीक है ना, किस हद तक चीजों को गलत किया गया है। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है, ठीक है ना,
एम्प्लॉयर को हमने क्या दिया, हमने एस्टैब्लिशमेंट को, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया, राइट। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को हमने क्या दिया, लाइसेंस दिया, ठीक है। अगर मान लो सपोज करते हैं कि अब ये सारी चीजें सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 8 और 10 में डिफाइंड है, ठीक है, रिवोकेशन के बारे में भी और उसके ग्रांट के बारे में भी, राइट। तो अगर ये देखा जा रहा है कि अब एम्प्लॉयर को लग रहा है कि नहीं ठीक है मुझे रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेरा एप्लीकेशन लौटा दिया गया, या मतलब उसको ऐसा, उसको लग रहा है कि नहीं उसको गलत तरीके से रिवोक कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं दिया गया, या उसको गलत तरीके से सस्पेंड किया गया, अमेंडमेंट किया गया, या उसको रिवोक किया गया। तो मतलब जो भी एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर ना खुश है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, एक अपील करेगा। मतलब जब भी ये ऑर्डर दिया गया, जो भी चीजें, जो भी फैसला लिया गया, उसके 30 दिन के अंदर क्या करेगा, एक अपील करेगा, ठीक है, ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम प्रिफर्ड एन अपील टू एन एपलेट ऑफिसर। किसको करेगा, एक एपलेट ऑफिसर को अपील करेगा, who shall be person nominated in this behalf by the appropriate government। और एपलेट ऑफिसर को कौन नॉमिनेट करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। प्रोवाइडेड दैट एपलेट ऑफिसर may entertain the appeal after the expiry of said period of 30 days if he is satisfied that the appellant has prevented by sufficient cause from filing the appeal in time, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, एक एपलेट ऑफिसर को अपॉइंट करती है। अब ये एपलेट ऑफिसर क्या करता है, एपलेट ऑफिसर को जो भी एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर ना खुश है फैसले से, ठीक है, जो भी सेक्शन 4, 5, 8 और 10 में लिए गए, अगर उससे ना खुश है तो फैसला लेने के ठीक 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, फैसला लेने के बाद जो 30 दिन जाएंगे, उस 30 दिन के अंदर उसको क्या करना है, एक अपील करना है एपलेट ऑफिसर को, ठीक है ना। और ये एपलेट ऑफिसर उसके आगे की चीजों को देखेगा। अगर मान लो सपोज करते कि 30 दिन बीत गया और वो सामने वाले ने अपील नहीं किया और वो बाद में अपील कर रहा है, तो यहाँ पे एपलेट ऑफिसर ये कंसीडर करेगा कि क्या रीजन रहा कि वो 30 दिन के अंदर नहीं कर पाया। अगर उसको लगता है कि एक वैलिड रीजन है तो वो बाद में भी इस चीजों को सुन सकता है, राइट। तो अब ये केस किसके पास पहुंचा, एपलेट ऑफिसर के पास पहुंचा। और फिर इसने क्या किया, ऑन रिसिट of an appeal under subsection 1, the appellate officer shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहले उसकी बात सुनेगा, यानी एम्प्लॉयर की या कॉन्ट्रैक्टर की पहले बात सुनेगा कि क्या हुआ, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा, ठीक है, और फिर उस केस को डिस्पोज कर देगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई नाखुश है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर, तो 30 दिन के अंदर अपनी अपील को मेंटेन मतलब भेजता है एपलेट ऑफिसर के पास। ये एपलेट ऑफिसर इंक्वायरी करता है, उनकी बातें सुनता है और अकॉर्डिंगली फैसला लेता है, ठीक है ना। और अगर बाई चांस कोई 30 दिन के अंदर नहीं कर पाया अपील, तो एपलेट ऑफिसर ये देखेगा कि क्या उसके पास जेन्युइन रीजन था कि वो अपील नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर, तो वो चाहे तो उसको केस को भी बाद में भी कंसीडर कर सकता है। इस एपलेट ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इस पूरी अपील के प्रोविजंस के सेक्शन में दिए गए हैं सेक्शन 11 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन 11 में अपील की बात की गई है, राइट। ओके तो यहाँ पे अब हम लोग किस पे आएंगे, अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस की, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज को यानी वर्कमैन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जा रहा है। तो सेक्शन 12 में उसमें उसकी कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन दी गई हैं कि उसको ये पर्टिकुलर चीजें फॉलो करनी है, राइट। तो उसको क्या 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 करना पड़ेगा, he needs to furnish such particulars of an interstate workman in form as may be prescribed within 15 days from the date of recruitment। ठीक है, जैसे ही वो किसी को वहां पे रिक्रूट करता है, राइट, किसी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रिक्रूट करता है, तो उसको एक फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है, इसको फॉर्म एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्म में क्या करता है, वो जो भी प्रिस्क्राइब चीजें होती हैं उसको फिल करके मतलब उसको फिल करके देता है, राइट। तो यहाँ पे और क्या है, टू इश्यू टू एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन अ पासबुक, ठीक है, जो भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को उसने रिक्रूट किया है,
राइट। तो उसको एक पासबुक वो प्रोवाइड करता है जिसमें क्या क्या होती है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है वर्कमैन की, राइट। और वो किस में होगी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, या तो लैंग्वेज ऑफ वर्कमैन, यानी कि जो भी उसको लैंग्वेज समझ में आती है वर्कमैन को, अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में वो एक पासबुक बना करके उस वर्कमैन को देगा, ठीक है ना। और उस पासबुक में क्या क्या होगा, उस पासबुक में नेम होगा और प्लेस होगा एस्टैब्लिशमेंट का, कि कहाँ वो वर्कमैन काम कर रहा है, उसके साथ कि कितने टाइम के लिए उसको काम करना है, कितने पीरियड के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट है, साथ में क्या प्रपोज रेट्स हैं और पेमेंट, उसका वेजेस का जो पेमेंट है वो कैसे किया जाएगा, राइट। तो ये सारी डिटेल्स भी उस पासबुक में रहनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस उसको कितना दिया जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा जा रहा है, राइट। वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, तो जो भी उसको वहां पे दूसरी जगह जाने के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, ये भी उसमें मेंशन करना है, फाइन। The return fare payable to the workman on the expiry of the period of his employment and in such contingencies as may be prescribed and in such other contingencies as may be specified in the contract of the employment, right। तो अभी हमने देखा जैसे कोविड के समय क्या हुआ, कोविड के समय जितने भी माइग्रेंट वर्कमैन थे, कितना ज्यादा उनको सफर करना पड़ा, लोग पैदल पैदल घर गए, बहुत ज्यादा सफर किए। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में मतलब बेसिकली यहाँ पे ये भी मतलब ये जो पासबुक वाला प्रोविजन दिया गया कि आपको पासबुक बना के उसको देनी है, तो उसमें ये भी मेंशन करना है कि अगर उसका पीरियड मतलब उसका जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर मान लो सपोज उसको 1 साल 2 साल के लिए जितने साल के लिए रखा गया वो खत्म हो जाता है, तो उसको घर जाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, राइट। और अगर कोई दूसरी सिचुएशन आ जाती है, जैसे उस समय कोविड की सिचुएशन आ गई, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको घर जाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, तो ये सारी चीजें भी उस पासबुक में मेंशन करनी है, ठीक है। कितना डिडक्शन जो है किया गया उसके वेजेस से, अगर कोई ऐसा हुआ है तो ये सारी चीजें इसमें क्या होगी, मेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें करनी है, एक फॉर्म एक्स बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें कि वो क्या करेगा, उसमें कुछ प्रिस्क्राइब डिटेल्स होंगी जो कि रिक्रूटमेंट के ठीक 15 दिन के अंदर उसको तैयार करना है। उसके अलावा वो एक पासबुक देगा सारे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को जिसको भी उसने अपॉइंट किया है, वो पासबुक हिंदी इंग्लिश या जो भी वर्कमैन की लैंग्वेज होगी उसके लैंग्वेज में पासबुक बनाया जाएगा। उसमें उस एस्टैब्लिशमेंट का नाम होगा जहाँ पे वर्कमैन को एम्प्लॉय किया जा रहा है, उसमें कितने समय के लिए एम्प्लॉय किया जा रहा है ये भी होगा, उसमें उसको पैसे किस मोड से दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, ये भी चीजें होंगी। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना दिया जाएगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो साथ में अगर उसका पीरियड एम्प्लॉयमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है, उसका जितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो घर वापसी के लिए उसको कितना पैसा दिया जाएगा, या किसी और कारण से अगर उसको घर वापसी करनी पड़ी तो उस केस में उसको कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। और साथ में कोई डिडक्शन किया जा रहा है तो कितना किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें उस पासबुक में मेंटेन करके उसको रखनी है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर ये पासबुक किसको बना के देगा, उसी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को बना के देगा, राइट। और ये किस में है, ये सेक्शन 12 में है, फाइन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेजेस वेलफेयर की, ठीक है, एंड अदर फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। अब ये पासबुक और सारी चीजों की तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है या वेजेस से जुड़ी हुई क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है, एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन शैल इन नो केस be paid less than the wages fixed under the minimum wages act 1948, ठीक है। तो ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है कि किसी भी कीमत मतलब किसी भी केस में उनको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो मेंशन किया गया उससे कम वेजेस नहीं देना है, ठीक है। उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर wages payable to an interstate migrant workman under this section shall be paid in cash and not in any other manner form, ठीक है। तो जो भी वेजेस उसको दिए जाएंगे वो किस में होने चाहिए, कैश में होने चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं होने चाहिए, राइट।
तो कैश फॉर्म में देना है, कम से कम उतना तो देना है जितना मिनिमम वेजेस एक्ट में 1948 में मेंशन किया गया है। और इसमें भी अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मतलब अप्लाई होती हैं, जैसे कि ये वेजेस पीरियड जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर जो है 10,000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो इन दैट केस हर महीने की 7वीं तारीख तक मिल जाना चाहिए वेजेस। और अगर 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो हर महीने की 10वीं तारीख तक वेजेस मिल जाना चाहिए, राइट। ये हमने डिस्कस किया है अपने कुछ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें हमने ये चीज़ को डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। अब सेक्शन 14 की बात करते हैं। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की बात की थी कि उसके पासबुक में मेंशन होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना देना है, ठीक है। सेक्शन 14 में ये दिया गया है, द कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड टू पे एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देगा जो कि 50% ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है। एक वेजेस का 50% होना चाहिए और 75 रुपीज विच एवर इज हायर, ठीक है ना। ये उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दे रहा है जो कि मंथली वेजेस का या तो 50% होगा या तो 75 रुपये होगा, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्टर उसको प्रोवाइड कराएगा, राइट। सेक्शन हमने डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की बात की थी। उसके अलावा हम जर्नी अलाउंस की भी बात करेंगे जो सेक्शन 15 में दिया गया है। जर्नी अलाउंस क्या है, एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इज इंटाइटल्ड to payment of wages during the period of journeys on duty and is also entitled to journey allowance for outward and return journeys from the place of residence to his state, the place of work in the other state, ठीक है। अगर कोई भी वर्कमैन किसी ऑफिशियल काम से अपने ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी का जो टाइम है उसके समय किसी ऑफिशियल काम से वो एक जगह से दूसरी जगह जर्नी कर रहा है तो इन दैट केस में उसको जर्नी अलाउंस मिलेगा। और यहाँ पे इसके लिए भी प्रोविजन बनेगा कि अपनी प्लेस से आने के लिए अपने प्लेस ऑफ वर्क पे आने के लिए, ठीक है ना। मतलब अपने आप घर कह सकते हो या अपने घर रेसिडेंशियल जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, वहां से अपने वर्क प्लेस पे आने के लिए जो भी उसका लगा, जो भी उसका जर्नी अलाउंस जो जर्नी का पैसा लगा तो ये कितना उसका बन सकता है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन आपको करनी है। इसके लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं, राइट। अब इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 16 में दूसरी फैसिलिटीज की बात की गई है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय interstate migrant workmen in connection with the work of an establishment to which the act applies, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सेक्शन 16 में दूसरी फैसिलिटीज की बात की गई है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, राइट, वो और क्या क्या सुविधाएं जो हैं, क्या क्या सुविधा जो है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आ रहा है, इंश्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। जाहिर सी बात है पेमेंट जो वेजेस दिया जा रहा है वो टाइमली मिलना चाहिए, रेगुलर मिलना चाहिए। तो ये चीजें इंश्योर करेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उनको लेकर के आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, राइट। तो इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, ठीक है। जो भी जेंडर है, जो भी उनका चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है, अगर उसका काम इक्वल है, ठीक है, एक जैसा काम है, एक जैसे स्किल्स रिक्वायरमेंट है, सब है, तो उस केस में क्या होगा, उनका पेमेंट भी इक्वल होना चाहिए, राइट। तो टाइमली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल के केस में ensure suitable conditions of work to which workmen have in regard to the fact that they are required to work in a state different from their own state, ठीक है। क्योंकि वो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें उनके लिए चेंज हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि वो उनको इंश्योर करे कि उनको एक अच्छा ऐसा कंडीशन मिलेगा काम का जहाँ पे उनको मतलब वो जो अपने स्टेट की कमी है, राइट, वो वहाँ पे उनको फील नहीं होगी, वो प्रॉपर तरीके से सही से काम कर पाएंगे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और कंडीशंस वहाँ पे दिए जाएंगे, फाइन। फिर क्या है, टू प्रोवाइड एंड मेंटेन सुटेबल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू सच वर्कमैन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर, इनका अपना घर तो वहाँ पे है नहीं, तो इनके रहने का कैसे अरेंज करना है, ठीक है, उसके लिए भी क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, कि मतलब कैसे उनको अरेंजमेंट करना है, कैसे उनको रखा जाना है, ये सारी चीजें भी कौन देखेगा, कॉन्ट्रैक्टर को देखना पड़ेगा। to provide the prescribed medical facility to the workmen free of charge, ठीक है। और उनको अगर कोई ऐसी बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो
बुखार हो गया, नॉर्मल कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दैट केस किस तरह की कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इन दैट केस जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर उनको प्रोवाइड कराएगा फ्री ऑफ चार्ज। टू प्रोवाइड सच प्रोटेक्टिव क्लोथिंग टू द वर्कमैन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, अभी जैसे सपोज करते हैं कि कोई वर्कर है, अभी वो गर्म ऐसी जगह से आया है जो बहुत गर्म स्टेट है, पर दूसरी जगह आ रहा है वहाँ पे बहुत ठंडक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक सपोज एक प्रोविज़न है जिसमें अगर 5 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे एक वुलन ओवरकोट प्रोवाइड करना है। तो इस तरह की एक मतलब प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड करनी है। डिपेंड करता है कि किस तरह के काम में वो इंगेज है, किस तरह का वेदर है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड करनी है। और ये भी कौन करेगा, ये उसको कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाएगा, राइट। In case of fatal accident or serious bodily injury to any such workman, to report to the specified authorities of both the state and also the next kin of the workman। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि जो वर्कमैन को लेकर आया वो काम करने के लिए, और उस वर्कमैन का एक्सीडेंट हो गया, तो इन दैट केस जिस स्टेट से वो आया है, जिस स्टेट में वो काम कर रहा है, दोनों की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्म करेगा। और उस वर्कमैन की जगह कौन दूसरा लेगा, उसका कौन किन होगा, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा, मतलब कौन देखेगा, उसको कौन इन्फॉर्म करेगा, उसको भी कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि वो देख रहा है कि उसको प्रॉपर पेमेंट मिल रहा है, उसको इक्वल पेमेंट मिल रहा है इक्वल काम के लिए, उसको प्रॉपर क्लोथिंग मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, अकोमोडेशन मिल रहा है, राइट, उसको एक प्रॉपर कंडीशंस मिल रहे हैं वर्क के, राइट। उसको मतलब अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों स्टेट की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना, उसके किन को इन्फॉर्म करना किसका काम है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर देखेगा। ठीक है, ये सेक्शन 16 में दूसरी फैसिलिटीज के बारे में इसमें बताया गया है, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेमेंट ऑफ वेजेस करने की। वेजेस का जो पेमेंट होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये सेक्शन 17 सेक्शन 16 में हमने पढ़ लिया ये दूसरी फैसिलिटीज के बारे में। सेक्शन 17 में हम ये देखेंगे कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस की हम बात तो कर रहे हैं कि टाइमली मिल जाना चाहिए, इक्वल मिल जाना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, राइट। तो जाहिर सी बात किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्टर की होगी। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच इंडस्ट्रियल माइग्रेंट वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय हिम, क्योंकि वही काम पे रख रहा है, राइट, क्योंकि एम्प्लॉयर तो काम दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर मेन जिम्मेदारी लेगा कि उसको टाइमली वेजेस मिल जाए। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी कुछ जिम्मेदारी है, क्या है, शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम to be present at the time of the disbursement of wages by the contractor, and shall be duty of such representative to certify the amounts paid as wages in such manner as may be prescribed। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अलग वो उसने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है जो किसको देख रहा है, वर्कमैन को देख रहा है, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पे जो वेजेस है वर्कमैन को देगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो अपनी एक अथॉरिटी भी नॉमिनेट करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा जिसके प्रेजेंस में ही वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को, सॉरी एम्प्लॉइज को, वर्कमैन को, राइट। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज में भी रहेगा कि उसको टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उसको पेमेंट टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना बताया गया उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी इंश्योर कर सके, तो इसके लिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखेगा जिसके सामने ही सारी वेजेस के पेमेंट डिसबर्स होंगे, यानी वेजेस सारी पेमेंट दिए जाएंगे वर्कर्स को, वर्कमैन को, फाइन। It shall be duty of the contractor to ensure disbursement of wages in the presence of the authorized representative of the principal employer। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी देखिएगा कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिस रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया है, ठीक है ना, जिसको उसने ऑथोराइज किया है वो है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को इंश्योर करेगा, तभी वेजेस जो है बटेंगे। In case the contractor fails to make payment of wages within the prescribed period or make short payment, then the principal employer shall be liable to make payment of wages in full or the unpaid balance due as case may be, the interested migrant workman employed by the contractor, and the recovered amounts so paid from the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt payable by the contractor। ठीक है,
सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक माइग्रेंट वर्कमैन को ला करके एस्टैब्लिशमेंट में काम करा रहा है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि उसको लेकर आया है वो एस्टैब्लिशमेंट मतलब वर्कमैन को, तो ये पैसे उसको देगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर जिसका एस्टैब्लिशमेंट है तो उसको भी क्या देखना है कि वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव रख दे और वर्कमैन को टाइमली और प्रॉपर तरीके से वेजेस मिल जाए। लेकिन अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि ठीक है वो वेजेस टाइम पे उसको नहीं मिला या उसको कम मिला, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, वो उसको वेजेस टाइमली दिलवाएगा या उसके कम वेजेस को पूरा करवाएगा। और जो भी वो अपने पास से दोबारा लगाया, ठीक है ना, अपने पास से उसने लगा दिया तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते वक्त वो उसमें से डिडक्ट कर लेगा। यानी उसने पहले पेमेंट उसको करा दी टाइमली और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते वक्त उसने डिडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो भी ध्यान में रखे कि उसको टाइमली पेमेंट मिल जाए माइग्रेंट वर्कमैन को और इक्वल पेमेंट मतलब राइट पेमेंट मिल जाए, ठीक है। ये सेक्शन 17 में इसके प्रोविजंस हैं। ऐसे जिम्मेदारी तो कॉन्ट्रैक्टर की है, लेकिन ये सही से जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पूरी कर रहा है कि नहीं ये देखना किसका काम है, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का भी काम है, राइट। यहाँ पे इंस्पेक्टिंग स्टाफ की बात करते हैं। हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में पढ़ा था इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में, इसमें भी आपका है सेक्शन 20 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये एक अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर को, ठीक है ना, उसके पावर्स और फंक्शंस को डिफाइन करेगी। इस इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एग्जामिन एनी पर्सन फाउंड इन सच प्रीमाइसेस और प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग whether such person is an interstate migrant वर्कमैन, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये एग्जामिन कर सकता है वहाँ पे, मतलब ये किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जा करके वहाँ के लोगों को एग्जामिन कर सकता है, उस पर डिसाइड कर सकता है कि ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है कि नहीं है। Require any person giving out work to any workman to give any information which is in his power to give with respect to the names and address of the persons to for and from whom the work is given or out or by received and with respect the payment to be made for the work, ठीक है ना। तो हम क्या समझ, यहाँ से क्या समझ रहे हैं हम लोग कि वो किसी को भी मतलब वहाँ पे एग्जामिन कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी से भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकता है, उससे वहाँ से जुड़े मतलब जो भी उसके पावर में आते हैं, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन वर्कमैन वो प्रोवाइड कर सकता है, जो भी वहाँ का पर्टिकुलर पर्सन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो किसी का नेम और एड्रेस भी हो सकता है, ये सारी चीजें उससे वो कलेक्ट करेगा, राइट। और cease to take copies of such register, record of wages, or notice or portions thereof as he may consider relevant in respect of an office under this act he has reason to believe has been committed by the principal employer contractor। अगर उसको लग रहा है कि वहाँ पे जो भी मतलब कमिटमेंट की गई है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है ना, और उसको लगता है रजिस्टर में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, वेजेस में कुछ दिक्कत है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो इन दैट केस रजिस्टर को और मतलब रिकॉर्ड जो वेजेस के रिकॉर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, राइट। तो तीन मतलब बेसिकली ऐसे समझिए कि वो इंस्पेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में गया, उसने इंक्वायरी की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है और इलीगली वहाँ पे काम कराया जा रहा है उससे, ठीक है। और उसने देखा कि कोई और लोग हैं तो उनको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो चाहे तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, राइट। जो भी उस पर्सन के अथॉरिटी में आता है, उसके पावर में आता है, उसका इन्फॉर्मेशन वो उससे निकलवा सकते हैं। अगर इंस्पेक्टिंग स्टाफ को लगता है कि कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं या वहाँ पे फैक्ट्स फिगर्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो रजिस्टर्स को मतलब वेजेस के रिकॉर्ड्स को, नोटिस और पोर्शंस को, इन सबको सीज कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, इंस्पेक्टिंग स्टाफ करेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे आगे की पेनाल्टीज या जो भी चीजें बननी है तो वो सारी चीजें बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें पेनाल्टीज क्या क्या बनती हैं कि सेक्शन 24 में ऑब्स्ट्रक्शंस की बात की गई है, ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर टू परफॉर्म ड्यूटीज, willfully neglecting any facilities for inspection, examining और inquiring, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंस्पेक्टर को उसके काम करने से रोका जा रहा है, ठीक है ना, और उसको उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है जिससे कि वो एग्जामिनेशन और इंक्वायरी कर सके, मतलब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है लेकिन नहीं की जा रही है, मतलब
जनरल टर्म में समझिए कि उस इंस्पेक्टर को उस काम करने से रोका जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पनिशमेंट जो रहेगी वो इम्प्रिजमेंट रहेगा, जेल हो सकती है 2 साल तक, या 2000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें मिल सकती हैं, राइट। अगर ये इंस्पेक्टर को, मतलब इंस्पेक्टिंग स्टाफ को रोका जा रहा है अपना काम पूरा करने से, ठीक है, फैसिलिटीज उसको रोकी जा रही है, प्रोवाइड की मतलब प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो इन दैट केस उसको 2 साल तक के लिए जेल या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है, राइट। फिर क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, यानी जो भी प्रोविजन दिए गए, रजिस्ट्रेशन की बात करें या जो भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रोविजंस हैं कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए प्रोविजंस हैं, तो अगर ये देखा जा रहा है कि प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इन दैट केस क्या होगा, पनिशमेंट मिल सकती है, जिसमें जेल हो सकती है 1 साल तक, और या फाइन देना पड़ सकता है 1000 रुपये, या दोनों ही चीज, ठीक है ना, जेल 1 साल की जेल भी, 1000 रुपये फाइन भी, और मतलब दोनों चीजें देनी पड़ सकती हैं। और अगर ये चीज कंटिन्यू होता है तो क्या होगा, 100 रुपया पर डे के हिसाब से अलग फाइन देना पड़ेगा। अगर प्रोविजन तब भी नहीं फॉलो किया जा रहा तो 100 रुपये, या मतलब 100 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन देना है, ठीक है ना। इंस्पेक्टर को रोका गया काम करने से तो 2000 रुपये जुर्माना या 2 साल की जेल या दोनों। अगर प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर प्रोविजन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो एक साल तक जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों, और अगर इसको तब भी कंटिन्यू किया गया तो 100 रुपया पर दिन के हिसाब से जुर्माना, ठीक है ना। तो ये सारी जो पेनल्टीज इस पे लगते हैं, राइट। तो अब तक हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, कहाँ कहाँ ये एक्ट लागू होता है, किस तरह के एस्टैब्लिशमेंट पे लागू होता है, हमने ये चीज़ें देख लिया। हमने ये देख लिया कि एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई तो कैसे उसका रिवोकेशन होगा, कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग कैसी होगी, और लाइसेंस उसको कैसे मिलेगा, अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो लाइसेंस को कैसे सस्पेंड किया जाएगा या अमेंड किया जाएगा या रिवोक किया जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या ड्यूटीज बनती है, वेजेस के पेमेंट के लिए क्या क्या करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ का क्या काम है, साथ में अगर कोई काम करने से रोकता है या किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इन दैट केस क्या फाइन और क्या पेनल्टीज बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस एक्ट की इम्पोर्टेंट जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी। हमने कुछ फॉर्म नेम्स भी पढ़े थे कि किस तरह के फॉर्म में सारे एप्लीकेशन चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। आप 1-2-3 बार आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप आराम से अपने किसी भी रजिस्टर में मेंटेन कर लो, तो एग्ज़ाम के ठीक कुछ समय पहले आप उसको रिवाइज करके आराम से जा सकते हो। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आपके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आई हैं। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।